हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 वीडियो है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, तो मोल प्रभाज या मोल अंश, इसी को हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखते हैं मोल प्रभाज है क्या। तो कहता है किसी बिलियन में उपस्थित अवयव। ठीक है, तो अवयव की बात यहाँ कर रहा है। तो अवयव बिलियन में दो होते हैं। कौन कौन है? या तो बिलेय या तो विलायक। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो किसी बिलियन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, मोल की संख्या यहाँ निकालना होगा हमें। मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल प्रभाज ये आपका हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, डिनोटेड बाय एक्स। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? एक्स से सूचित करते हैं, एक्स। तो देखते हैं कि हम ज्ञात कैसे करेंगे मोल प्रभाज। हमें ज्ञात करना होगा, निकालना होगा। यह क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रत्येक वर्ष एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो देखते हैं कि इसे अब हमें निकालना है। तो अब निकालेंगे कैसे या ज्ञात कैसे करेंगे? तो ज्ञात करने के लिए देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी बिलियन में बिलेय ए तथा विलायक बी हो, तब यदि किसी बिलियन में बिलेय को मान लिए ए और विलायक को मान लिए बी। अब यहां कह रहा है कि किसी बिलियन में उपस्थित अवयव बिलेय या विलायक के मोलों की संख्या में निकालना है। तो मोल की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, तब यहां हमको निकालना होगा बिलेय का मोल संख्या। तो बिलेय का मोल संख्या क्या हो जाएगा? एन से डिनोट करते हैं तो एन ए हो जाएगा। ठीक है, ए का मतलब बिलेय और एन का मतलब मोल संख्या। तो बिलेय का मोल संख्या हो गया आपका। इसी प्रकार से आपका किसका हो जाएगा? विलायक का मोल संख्या, ये हो जाएगा आपका एन बी। ठीक है, अब यहां देखिए कह रहा है कि बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल हमें निकालना है। तो कुल निकालने के लिए यानी बिलियन का मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिलेय प्लस विलायक आपको करना होगा। नहीं तो हम लिख सकते हैं कि बिलियन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, क्योंकि बिलेय का मोल संख्या प्लस विलायक का मोल संख्या, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका निकल जाएगा? बिलियन का निकल जाएगा। अब यहां से हमें निकालना है क्या? मोल प्रभाज की बात करते हैं। तो बिलियन में दो अवयव होते हैं, एक बिलेय होते हैं और एक विलायक। तो यहां से आप बिलेय का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, यहां से आप विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बिलेय का ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा कि बिलेय का मोल प्रभाज। अब बताइए कि इसमें आपका बिलेय कौन है? ए है। मोल प्रभाज को डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। अर्थात इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं एक्स ए, और एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कि बिलेय की। अब यहां देखिए कह रहा है कि किसी बिलियन में उपस्थित बिलेय या विलायक। तो अब हम बिलेय की बात कर रहे हैं तो बिलेय की मोलों की संख्या को लेंगे। तो यहाँ क्या होगा? बिलेय की मोलों की संख्या और बटा बिलियन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए तो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स ए बराबर विलेय की मोलों की संख्या कितना है, एन ए है, और विलयन के कुल मोलों की संख्या तो एन ए प्लस एन बी। तो ये आपका निकल गया किसका, विलेय का मोल प्रभाज। इस प्रकार से आपको किसका निकालना होगा, विलायक का। तो विलायक का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे कि विलायक का मोल प्रभाज, यानी इसको क्या मानेंगे, एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ विलेय की मोलों की संख्या था, अब यहाँ क्या होगा, विलायक की मोलों की संख्या और बटा हो जाएगा आपका विलयन की कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे हम तो क्या हो जाएगा कि एक्स बी बराबर विलायक के मोलों की संख्या क्या हो गया, एन बी, और बटा क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से निकला आपका विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ से निकला आपका विलायक का मोल प्रभाज। फिर से एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने मान लिया कि यदि किसी विलयन में विलेय को ए मान लिए और विलायक को क्या मान लिए, बी, तब आपका कह रहा है कि विलेय का मोल संख्या, तो मोल संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। ठीक है, तो विलेय का मोल संख्या क्या हो गया कि विलेय को हम मान लिए ए और मोल संख्या एन, तो विलेय का मोल संख्या क्या हो गया, एन ए। ठीक है, इस प्रकार विलायक की बात हमने किया तो विलायक का मोल संख्या क्या हो जाएगा, विलायक को हमने क्या माना है, बी, और मोल संख्या को डिनोट करते हैं एन से, तो क्या हो जाएगा, एन बी। अब यहाँ निकालेंगे किसको, विलयन की कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, विलेय की मोल संख्या और विलायक की मोल संख्या को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। ठीक है, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, विलयन की कुल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी को क्या किया, जोड़ दिया। जब इसे जोड़ दिया गया तो आपको यही मिला एन ए प्लस एन बी। अब निकालते हैं तो विलयन में दो अवयव होते हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो दोनों अवयव का हम अलग अलग मोल प्रभाज निकालेंगे। तो जब हमें विलेय का निकालना होगा, देखिए यहाँ कह रहा है कि विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज की बात कर रहा है तो विलेय को हमने ए माना है। अब मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं, एक्स से, तो एक्स ए इसको लिख सकते हैं ना, इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या और बट्टा विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ देखिए विलेय की मोलों की संख्या कितना है, एन ए है ना यहाँ पे, और उसके बाद आपका विलयन के कुल मोलों की संख्या तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका निकल गया विलेय की मोलों यानी विलेय का मोल प्रभाज। अब यहाँ से निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज, तो सेम कंडीशन नहीं, यहाँ से देखिए विलायक की मोलों की संख्या बटा विलयन की कुल मोलों की संख्या, तो विलायक की मोलों की संख्या एन बी है और एन ए प्लस एन बी हो गया कुल मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, अब कहता है आपका कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल हमेशा एक होता है। ठीक है, किसी भी विलयन की आप बात करेंगे तो उसमें मोल प्रभाज का जो योगफल आएगा हमेशा किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। अब कहिए कि सर कैसे, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ओके, देखिए यहां हम प्रूफ करते हैं। तो अब कहने का अर्थ हुआ कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक, तो विलयन में उपस्थित विलेय, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है बच्चे, विलेय का मोल प्रभाज होता है आपका एक्स ए होता है ना, और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स बी। अभी हमने आपको निकाल करके दिखाया है, और कह रहा है कि इक्वल टू 1, इतना होना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखिए अब एक्स ए का वैल्यू आप बैठा दीजिए, बैठाइए आप एक्स ए का वैल्यू, तो एक्स ए का वैल्यू कितना होता है, एक्स ए का वैल्यू होता है आपका कि अभी आपने निकाला था कि एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ से आप सोल्व करिए, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम लीजिएगा तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है,
और ऊपर क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। अभी कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 1। प्रूफ हो गया आपका कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज्य का योगफल सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से तो आप एक फॉर्मूला ही आपका ये हो गया। अब आप यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। वो आपका क्या होगा कि XA प्लस XB बराबर 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको XA निकालना होगा। क्या निकालना होगा, XA यानी विलेय का मोल प्रभाज्य। तो क्या लिखेंगे कि 1 माइनस XB, ठीक है। और यहाँ से यदि हमको XB निकालना होगा तो XB बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस XA, ठीक है बच्चों। अब आप थोड़ी सी आप केयर करेंगे, नोट में आप कि ताप परिवर्तन से मोल प्रभाज्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखिए करा कि ताप परिवर्तन से मोल प्रभाज्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी आपको दे देगा प्रश्न में कि क्या मोल प्रभाज्य पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो आपका जवाब यस या नो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ ताप परिवर्तन, ताप से इसमें कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई ताप लिया ही नहीं है इसमें टेम्परेचर की कहीं आपको इसमें दिख रही है रोल? नहीं, ठीक है। तो यहाँ यदि इसमें किसी का रोल नहीं दिख रहा है तो आप उसको निगलेक्ट कर दो ना, उससे आपको क्या मतलब रखनी है, उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि ताप परिवर्तन से मोल प्रभाज्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मोल प्रभाज्य ज्ञात करने के लिए आपको मोल संख्या सबसे पहले ज्ञात करने के लिए सीखना होगा, क्योंकि जब तक आपको मोल संख्या निकालने नहीं आएगा तब तक आपसे मोल प्रभाज्य नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए मोल संख्या होता क्या है कि ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोल संख्या कहते हैं, ठीक है। मोल संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं n से, जैसा कि हमने आपको इसके पहले दिखाया था मोल प्रभाज्य में। मोल प्रभाज्य में मैंने आपको बताया था कि विलेय की मोलों की संख्या को Na मान रहे थे, विलायक की मोलों की संख्या को Nb मान रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं तो मोल संख्या हम निकालेंगे कैसे। तो मोल संख्या निकालने के लिए जनरली वैसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सिंपल। पहला होता है आपका एटॉमिक सिंपल। तो एटॉमिक सिंपल में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल संख्या की बात कर रहे हैं तो इसे डिनोट किससे करते हैं, n से। तो मोल संख्या बराबर होता है वेट ऑफ सैंपल, यानी कि दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। प्रश्न में पहले से ही आपका अगर जो द्रव्यमान होगा वो दिया हुआ रहता है। फिर कहता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास का मतलब हुआ आपका परमाणु द्रव्यमान। अब मान लो कि हमें कोई प्रश्न दिया जाए, ठीक है, दे दिया जाए आपको क्वेश्चन 400 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या कितना होगा। तो 400 ग्राम कैल्शियम की बात कर रहा है, उसमें आपको मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, n अप्लाई करना होगा। वेट ऑफ सैंपल, तो वेट ऑफ सैंपल आपका कितना हो गया 400 ग्राम, और बटा एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 40 नहीं है 400, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मोल, ठीक है। इसी तरह से और भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। मान लो कि दे दिया जाए आपको क्वेश्चन 48 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या, तो 48 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, n बराबर, देखिए वेट ऑफ सैंपल कितना है 48 ग्राम और बट्टा, अब कार्बन की मोलों की यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 हो गया आपका। तो क्या निकालेंगे, तो देखिए कटिंग, तो n इज इक्वल टू बच्चों 48 4 मोल, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकला क्या, एटॉमिक सैंपल। ऐसे ही हम लोग एक और ज्ञात करते हैं, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल सैंपल, मॉलिक्यूल सैंपल, ठीक है।
मॉलिक्यूल सैंपल में जब आएंगे तो मॉलिक्यूल सैंपल में भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एन का मतलब क्या होगा, मोल संख्या। तो यहाँ भी होगा मोल संख्या बराबर होता है आपका वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल, और बटा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अब इसे आपको ज्ञात करना। अब इसके लिए देखिए प्रश्न किस प्रकार से दिए हुए रहेंगे आपके पास। वो दिया जा सकता है आपको ऐसे करके, 400 ग्राम CaCO3 में, ठीक है, 400 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो अब यहाँ देखिए आप कैसे निकालेंगे। अब आपका यहाँ वेट ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है, 400, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, यानी MW, मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिखते हैं, MW। तो MW निकालना हो किसका, CaCO3 का। तो कैल्शियम का कितना हो गया आपका 40, कार्बन का 12 और इसका 48, तो टोटल कितना आ गया 100, ठीक है। अब आपको निकालना है मोल संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल कितना है 400 और बटा आपका CaCO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 100, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 4 मोल, ये तो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको और भी प्रश्न दिया जा सकता है। आपको मान लो कि दे दिया जाए कि 72 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यही अप्लाई करेंगे। n इज इक्वल टू, तो आपका वेट ऑफ सैंपल कितना है 72 और बाई H2O की आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा कि 2 और 16 तो 18, तो 18 के 72, 4 मोल यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ आपका 4 मोल आ गया, यहाँ आपका 4 मोल आ गया, तो हर जगह आप लगातार किसी भी प्रश्न को डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि यहाँ 4 मोल तो यहाँ भी 4 मोल, तो अगला में भी जो सर बताएंगे उसमें भी कितना आएगा 4 मोल, तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, हिंदुस्तान भेड़िया धसान के चक्कर में अपना पड़ जाएंगे, समझें। ये नहीं कि इसका 4 आया तो सर ने इसका भी 4 लिखा और आगे वाला का भी 4 आएगा, तो ऐसा अपना करेंगे। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं आपको इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, यानी कि मोल प्रभाज ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मोल प्रभाज हम लोग निकालेंगे कैसे। तो प्रश्न कहता है कि इथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना करें, अर्थात इसी का क्या ज्ञात करना है आपको, मोल प्रभाज। यदि बिलियन में इथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, कोई बिलियन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना प्रतिशत है, 20%। तो शायद हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए बताया था, आयतन प्रतिशत निकालने के लिए बताया था, और उसमें हम आपको बताए भी थे कि अब देखिए यहाँ 20% द्रव्यमान, तो यहाँ तो अब पता नहीं चल रहा है कि कौन विलेय है कौन विलायक है, नहीं, तो द्रव्यमान प्रतिशत में हमने आपको बताया था कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, नहीं 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित जो आपका विलेय होता था, विलेय का द्रव्यमान, उसी को हम लोग क्या कहते थे, द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ 100 ग्राम बिलियन की बात कर रहा है ना प्रश्न में। देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि इथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान यहाँ है, तो यानी यही ना इसका अर्थ होगा कि 20% इथिलीन ग्लाइकोल का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है, उपस्थित है। जबकि अब बताइए आपका कि जब 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो बिलियन बना किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जबकि 80 ग्राम जल है, क्या है, जल है।
अब यहाँ से तो आप ज्ञात कर सकते हैं, इसका अर्थ तो बिल्कुल निकल गया साफ साफ कि इसमें अब देखिए कि 80 ग्राम और 20 ग्राम, तो विलेय और विलायक तो आपका कंफर्म हो गया कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए विलेय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विलेय को हम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ कि विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया 20 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया 80 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इसमें किसका मोल प्रभाज, निकालना है आपको C2H6O2 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब आप आ जाइए, तो C2H6O2 यानी कि विलेय का निकालना है मोल प्रभाज ना। तो जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय की मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, देखिए तो हमने आपको बताया था कि विलेय को क्या मानते थे A, तो यानी कि XA इक्वल टू NA बटा NA प्लस NB, यही ना यूज होता है। तो अब निकालना होगा आपको, यदि क्या विलेय का मोल प्रभाज, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मोल संख्या निकालना होगा। ठीक है, तो मोल संख्या निकालना होगा किसका, विलेय का और प्लस कुल यानी विलयन का। तो लिखेंगे, आप मोल संख्या निकालेंगे तो क्या होगा कि विलेय का मोल संख्या निकालिए, विलेय का मोल संख्या, तो विलेय इसमें कौन है C2H6O2 ये ना, तो इसका मोल संख्या निकालेंगे, तो मोल संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका वेट ऑफ सैंपल, तो वेट इसका कितना दिया हुआ है 20 ग्राम 20, अब बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट अब आप इसका निकालिए MW कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 24, 6 और 32, टोटल हो जाएगा आपका 62। अब इसको आप भाग देंगे तो आएगा आपका समथिंग 0.322 मोल। ठीक है, ये आपका निकल गया किसका मोल संख्या, विलेय का। अब आप विलायक का निकालिए, विलायक का मोल संख्या। अब बताइए विलायक आपका इसमें कौन है H2O ना, H2O, तो H2O है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला उस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो H2O का मोल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, H2O का द्रव्यमान कितना दिया हुआ 80 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है MW, इसका कितना हो जाएगा, निकालिए तो कि 2 और प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया 18। ठीक है, तो 18 हो गया। अब इसको आप भाग देंगे तो शायद आपका आ जाएगा 4.444 मोल। ठीक है, ये दोनों निकल गया आपका। अब निकालना है आपको किसका, विलयन का मोल संख्या। ठीक है ना, तो निकालेंगे हम लोग क्या कि विलयन का मोल संख्या, तो विलयन का मोल संख्या क्या होगा Na प्लस NB, यही ना। तो Na का वैल्यू कितना है आपका 0.322 और प्लस NB का वैल्यू 4.444 मोल। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.766 मोल। ठीक है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, अब तो सारे वैल्यू आपके पास मौजूद हो गए। देखिए इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग कि XA ज्ञात करना है, मोल प्रभाज XA, तो यानी XA का मतलब क्या हो गया आपका, XA का मतलब हो गया कि C2H6O2 इक्वल टू क्या होगा Na बटा Na प्लस NB, तो Na का वैल्यू आपका कितना आया है कि 0.322 और Na प्लस NB, तो Na प्लस NB कितना है 4.766। ठीक है, और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी कि मोल प्रभाज का संख्या इसका समथिंग 0.068। ठीक है, निकल गया। ये हो गया आपका क्या विलेय का यानी कि XA का वैल्यू हो गया।
ठीक है। इसमें इतना ही प्रश्न में कह रहा था कि इथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करें, सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल की बात कर रहा था, ठीक है बच्चों। और यदि मान लो कि इसमें आपको दे देता कि इथिलीन ग्लाइकोल और जल दोनों का ज्ञात करने के लिए, तो जल का देता तो इसी प्रकार आप जल का निकाल लेते, ठीक। लेकिन प्रश्न में आपका क्या कह रहा था, सिर्फ XA का वैल्यू करता। फिर से एक बार आप समझेंगे, देखिए यहाँ हमने क्या किया, इथिलीन ग्लाइकोल कितनी मात्रा दी हुई है, मोल प्रभाज को गणना करना है, इसका द्रव्यमान कितना है 20% है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 20% का मतलब क्या कह रहा है, उसका अर्थ हम ज्ञात कर लेंगे। तो कह रहा है 20% इथिलीन ग्लाइकोल का अर्थ है कि क्या 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन आपको लेना होगा वहाँ पे, जिसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है और जबकि 80 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। तो अब इसमें तो कंफर्म हो गया आपका विलेय और विलायक। देखिए तो हमने यहाँ निकाला है। अब यहाँ देखिए कि मोल प्रभाज यानी कि विलेय की मोल प्रभाज निकालना होगा, तो XA बराबर Na/Na प्लस NB। अब विलेय का मोल संख्या निकालेंगे ना, तो विलेय का मोल संख्या निकालेंगे। उससे पहले देखिए आपका विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया 80 ग्राम। तो हमने यहाँ से निकाला विलेय का मोल संख्या, ठीक है। फिर विलायक का मोल संख्या और फिर विलयन के कुल मोलों की संख्या जोड़ करके निकाल देते हैं, ठीक है। हमको निकालना था क्या, विलेय का मोल प्रभाज यानी C2H6O2, ये तो इसी को न मानेंगे विलेय को। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपका क्या है 0.068, यही हो गया आपका क्या, विलेय के मोल प्रभाज यानी आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है क्या, किसी बिलियन में 0.20 मोल मिथेनॉल तथा 0.30 मोल इथेनॉल घुला है, तो मिथेनॉल और इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, दोनों का यहाँ निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, ठीक है। तो यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर करेंगे कि यहाँ मोल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, तो मोल दिया हुआ है इसका मतलब कि हमको इस बार मोल संख्या निकालना नहीं है, ऑलरेडी मोल संख्या हमें दिए हुए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसका हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए क्या निकालना कह रहा है, किसी बिलियन में इतना मोल, ठीक है। तो मोल की बात यानी कि अब क्या लिख सकते हैं हम, यही लिख सकते हैं कि विलेय की मोल संख्या, मोल संख्या। तो विलेय की मोल संख्या आपका क्या हो जाएगा कि 0.20 मोल। अब विलायक का आपका यानी विलेय की मोल संख्या अर्थात क्या हो गया, विलेय अब यहाँ कम मात्रा में कौन है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल, ठीक है। और सॉरी हाँ ठीक है, हो सकता है इस प्रकार। अब उसके बाद देखते हैं इथेनॉल की बात करता है, ठीक है। तो विलायक इसको मान लेते हैं विलायक। तो यहाँ आपका क्या हो गया कि मोल संख्या, यहाँ पे आपका कौन है, इथेनॉल। तो इथेनॉल आपका कितना है 0.30 मोल, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना होगा बिलियन के कुल मोलों की संख्या, किसकी, तो बिलियन के मोलों की संख्या। तो बिलियन के मोलों की संख्या के लिए क्या होता है Na प्लस NB, ठीक है। तो Na का वैल्यू कितना हो गया 0.20 प्लस 0.30, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 0.50, ठीक है। अब उसके बाद हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो अब तो दोनों का आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस अवयव को हम A मान लिए हैं और इस अवयव को हम क्या मान लिए हैं B, अर्थात XCH3OH यानी कि मिथेनॉल इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा कि Na/Na प्लस NB। तो Na का वैल्यू कितना आपका है 0.20 और बट्टा Na प्लस NB 0.50, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखिए बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.4, ठीक है। तो एक आपका ये आंसर हो गया और दूसरा आपको निकालना होगा इथेनॉल का, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से निकालेंगे कि XC2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है ये। तो अब देखिए कि विलायक का मोलों की संख्या कितना है, इसका है 0.30, ठीक है 0.30। देखिए बच्चों उसके बाद इसका वैल्यू बैठा दीजिए कितना है
तो बिलियन के कुल मोलों की संख्या आपका कितना है 0.50, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा समथिंग, डिवाइड करके देखिए 0.50 आपका हो जाएगा समथिंग 0.6 आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ प्रूफ करके देखना चाहते हैं कि किसी बिलियन में, हमने आपको बताया था किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या, यानी कि किसी विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं, आप उसे प्रूफ करके देख सकते हैं कितना होगा, यानी कि XA + XB = 1। तो XA का वैल्यू आपका कितना आया है, XA का वैल्यू आया है 0.4 और XB का वैल्यू आया है 0.6 = टोटल कितना आया। अब ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जांच भी कर सकते हैं कि हमारा बनाया गया सही है या गलत है। देखिए बच्चों, ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, ठीक है। आप इसे बना करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8409361215 पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है। और मैं आप इसको चेक करके और आपको पुनः रिटर्न कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, और यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं हमें। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।